Good morning, students. Today I will discuss about free radicals. You know, free radicals is reaction intermediate used in organic chemistry. Organic chemistry में बहुत सारी reactions में ये involve होता है. तो what actually the free radical is? Free radical is an atom or group of atom हैविंग ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है. ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती है वो फ्री रेडिकल है. ओड इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग डॉट. ये देखो, क्लोरीन के ऊपर मैंने डॉट लगाया तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया. मिथाइल के ऊपर लगाया तो ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया. तो इट इज़ डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट ऑन द सिंबल ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम. इट इज़ फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है. जैसे ये आपका क्लोरीन है, ये सिंगल हेडेड एरो से आपने दिखाना है. ये क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक पेयर इधर और एक पेयर आपका इधर, तो आपका बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल. ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं. जो इनकी रिएक्टिविटी होती है दैट इज़ ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू गेन वन मोर इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इनके पास कमी है, वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये. तो जहाँ कहीं से भी इनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इनकी टेंडेंसी रहती है कि वो उसको गेन करें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें. दैट्स वाई दे आर वेरी रिएक्टिव. देन दे आर न्यूट्रल. न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर. जैसे कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज था आपका, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज था. न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है. कार्बन एटम इनमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल जो है दैट इज़ 120 डिग्री. और क्या होता है कि जो आपके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लेना है विद मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप्स जो भी इसके साथ अटैच है. सपोज करो आर अटैच है तो आर के साथ जैसे आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया. ठीक है. और 120 डिग्री का उनके बीच में एंगल होगा. जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा और उसके अंदर एक ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसी वजह से ये ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है. अब क्या होता है, वैसे तो जनरली सारे रेडिकल्स आपके, सारे जो हैं फ्री रेडिकल्स, वो आपके प्लेनर होते हैं और उनमें कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. बट यू नो वेयर देयर इज़ अ साइंस देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. तो अगर आप CF3 की बात करें तो CF3 में थोड़ा सा हटके स्ट्रक्चर हो जाता है. अगर हम और सब की तरह कंसीडर करें तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है. बट एक्चुअल में क्या होता है, अब आपको पता है फ्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर्स प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ये जो लोन पेयर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शंस होंगी. तो रिपल्शंस होने से क्या होता है, रिपल्शंस होने से इट विल एक्वायर स्लाइटली पिरामिडल शेप हो जाती है इसका, और जो एंगल है वो आपका 112 डिग्री हो जाता है. ठीक है. तो CF3 की आपको एक्सेप्शन याद रखनी है. इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, प्लेनर से पिरामिडल हो जाता है एंड बॉन्ड एंगल इज़ 112 डिग्री. बाकी ओवरऑल ये स्ट्रक्चर आपका होता है जिसमें कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर आपका स्ट्रक्चर. Right? Now, how you can generate free radicals? तो अभी हमने पढ़ा था होमोलिटिक क्लीवेज से ये बनेंगे. तो आप एक पर ये चीज़ याद रखिए, जहाँ कहीं भी आप रिएक्शंस में हीट, H स्टैंड्स फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, L फॉर लाइट,
P फॉर परोक्साइड्स, ऑर्गेनिक परोक्साइड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, या R स्टैंड्स फॉर रेडिकल इनिशिएटर। बुक्स में खूब मेंशन है ये वर्ड, ठीक है, हेल्पर। तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ऑर्गेनिक परोक्साइड्स, या आप रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपके फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो हम उसको कह देते हैं थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी दे के कर रहे हैं तो आप उसको कह देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो आप उसको कह देते हैं फोटोलिसिस। तो देखो कुछ एग्जांपल्स मैं लेती हूँ। जैसे सपोज करो आपने टेट्रा मिथाइल लेड लिया, आपने इसको हीट किया तो आपका क्या होगा, इट चेंजेस इनटू मिथाइल रेडिकल। ठीक है, इसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक रेडिकल है C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। अगर इसकी आप होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो आपका बनता है C6H5 C डबल बॉन्ड O O रेडिकल। 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाएंगे तो ये बेंजाइल ऑक्सी रेडिकल बनता है। इस बेंजाइल ऑक्सी रेडिकल की क्या टेंडेंसी होती है कि इट अगेन डिसोसिएट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल रेडिकल विद लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल है जो कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। जनरली आप जो पॉलीमराइजेशन करते हैं एल्कीन्स की, वहाँ बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। देन मेन इसी से आपकी डिस्कवरी हुई थी ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड है, इसको ट्राइटियल क्लोराइड भी हम बोलते हैं। इसमें अगर हम सिल्वर डालें, ये दिस एक्ट्स एज रेडिकल इनिशिएटर, तो इसमें क्या होगा, आपका रेडिकल बनेगा PH3 थ्राइस फिर थ्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 फिनाइल मॉलिक्यूल्स आपके लगे हैं इस पे, PH थ्राइस C एंड AgCl इज रिलीज्ड। तो ये जो आपका रेडिकल है ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, ये आपका फर्स्ट फ्री रेडिकल है टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले यही डिस्कवर हुआ था और गोमबर्ग साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें फ्री रेडिकल, फर्स्ट फ्री रेडिकल कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो दैट इज़ ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी से भी आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने कॉल्ब्स रिएक्शन बहुत ही बार पड़ी हुई है, एल्केन्स बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो अगर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसकी हम एनोडिक ऑक्सीडेशन करें, एनोड पर ये चला जाता है और एनोडिक ऑक्सीडेशन हो जाती है इस कार्बोक्सिलेट आयन की, एंड यू विल गेट RCOO फ्री रेडिकल एंड दिस विल लूज CO2 एंड यू विल गेट मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में आपके कंबाइन कर जाते हैं और आपका एल्केन बन जाता है। तो लॉट ऑफ रिएक्शंस आर देयर जिसमें आपकी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड्स और आपके रेडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस में यू कैन जनरेट फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी आपकी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो वही आपका इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, इन 3 फैक्टर्स पर आपकी इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट जैसे आप करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट में अब आप देखिए, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, जैसे Z है सपोज करो, ये आपने लगा दिया, और एक आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जेड है, मिथाइल पे लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, दैट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रेडिकल, वो रेडिकल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ा देगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, और इसके ऑपोजिट अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, पहले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, ये उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये डिक्रीज़ कर देगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेडिकल के ऊपर, और यू कैन से कि जो स्टेबिलिटी है रेडिकल की वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहें कि आपका मिथाइल रेडिकल है एक आपका, और एक आपका CF3 रेडिकल है, तो मिथाइल रेडिकल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर अब आपका कहें CD3 रेडिकल है और CH3 रेडिकल है, तो आपका CD3 रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ इसका माइनस आई है, तो इसलिए इसने स्टेबिलिटी को कम कर दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर आप कोई नेचर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगे हुए हैं आपके, एक केस में आपने साइनो लगा दिया, एक में आपने CCl3 लगा दिया, तो इसका नेगेटिव आई इफेक्ट कम होता है इससे। दोनों का ही नेगेटिव आई है, दोनों का नेगेटिव M भी है, तो CCl3 नेगेटिव की स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। तो इन जनरल जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव आई, नेगेटिव M, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, ये आपके स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे। ये मोटा मोटा आप कंसेप्ट याद रखिए। और जो प्लस आई प्लस M प्लस H है वो आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब क्या है, कार्बोकैटायंस की तरह आपके जो एल्काइल रेडिकल है वो भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिथाइल होंगे, और यहाँ पर भी यही ट्रेंड रहेगा। मिथाइल आपका जो है वो लेस स्टेबल होगा एज़ कंपेयर टू इथाइल, और दैट विल बी लेस स्टेबल एज़ कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल, जिसमें आपके ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, देन टर्शरी ब्यूटाइल। वाई दिस इज सो, बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह ही आपका ऑर्डर है ये, कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, और जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो टर्शरी में आप देख रहे हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ आपके 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ आपका इसके अलावा 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और बन जाएंगे, तो नेचुरली दिस विल बी मोर स्टेबल। यहाँ 6 बनेंगे, यहाँ आपके 3 और बनेंगे, यहाँ आपके कोई भी नहीं बनेगा। तो एक मैं आपको एक का बना के दिखा रही हूँ। जैसे सपोज करो ये टर्शरी मैंने लिया, H H H, क्योंकि फ्री रेडिकल है तो आपकी होमोलिटिक आपको क्लीवेज दिखानी है, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक आपका ये जो पेयर है इसका एक इलेक्ट्रॉन H के साथ जाएगा और एक आपका यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा तो ये फ्री रेडिकल वाला भी यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। वहाँ जो कार्बोकैटायन में हमने बनाया था वहाँ ये H प्लस था, यहाँ ये H फ्री रेडिकल है। अब आप नेक्स्ट केस में इसके साथ दिखा सकते हैं, और उससे नेक्स्ट केस में अगर आप दिखाएं
तो इसके साथ दिखा सकते हैं, नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ। ये तो मैंने एक मिथाइल के दिखाए, ऐसे ही आपके तीन इस मिथाइल के, तीन इस मिथाइल के, सिक्स और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या यू कैन से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपके बन जाएंगे। और इसके अंदर आपके ये तो है ही 6 और 7 बनेंगे, इसके अंदर आपके यानी टोटल 4 बनेंगे। इसके अंदर कोई नहीं, क्योंकि कोई इसके साथ प्रेजेंट नहीं है जो कि हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करे, तो ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा ही नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है आपकी लिस्ट हो जाएगी। क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट effect that explains the stability of free radical, that is resonance effect. अब जो फ्री रेडिकल्स रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाते हैं, दैट आर मोर स्टेबल इवन देन एल्काइल फ्री रेडिकल। जैसे आपके एलाइल हैं और बेंजाइल फ्री रेडिकल हैं, इनमें रेजोनेंस है। अगर मैं एलाइल की बात करूं तो दिस इज़ एलाइल, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो ये एलाइल और जो बेंजाइल हैं ये आपके एल्काइल फ्री रेडिकल से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। तो अगर बेंजाइल के मैं बनाती हूँ तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, उससे नेक्स्ट में ये आपका बन जाएगा, उससे नेक्स्ट में ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका फाइनली दोबारा इस पे आ जाएगा CH2 रेडिकल। तो आप देख रहे हैं रेजोनेंस है, और रेजोनेंस से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल हैं उनमें डीलोकलाइजेशन हो जाता है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ओवर द डबल बॉन्ड, और यू कैन से बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल इवन देन एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ मैंने एक रिंग लगाई है। अगर मैं 3 रिंग की बात करती हूँ, C6H5 थ्राइस ले लेती हूँ ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, तो वो और भी ज़्यादा स्टेबल होगा देन डाइफिनाइल मिथाइल रेडिकल एंड देन बेंजाइल रेडिकल। तो ये अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल में आपके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार एक बेंजीन रिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, उससे 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, देन दूसरी रिंग करेगी, उससे 3 और बन जाएंगे, तीसरी करेगी, उससे 3 और बन जाएंगे। तो ओवरऑल जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, और इसमें और कम होंगे। क्लियर? देन अब कुछ रेडिकल आपके जिसमें कि जैसे आप विनाइल लीजिए या फिनाइल फ्री रेडिकल हैं, तो रेडिकल्स इन विच ओड इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, जैसे कि विनाइल या आपका जो फिनाइल रेडिकल है, इनमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो दे आर, ये दोनों आपके बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, 9 में हाइपर कंजुगेशन हो सकती है, 9 में रेजोनेंस हो सकता है, तो दे आर वेरी वेरी लेस स्टेबल, इवन दे आर लेस स्टेबल देन मिथाइल। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करूं तो वो मिथाइल फ्री रेडिकल भी आपका विनाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि विनाइल में आपको पता है अब ये कार्बन आपका sp होगा, और sp जो होगा तो आप यू कैन से कि जो डेफिशिएंसी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, तो डेफिशिएंसी ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसमें, और डेफिशिएंसी ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दैट इज़ हाईली डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो वो स्टेबिलिटी को आपका कम कर देगा। तो मिथाइल फ्री रेडिकल आपका फैक्टर ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू विनाइल, क्योंकि विनाइल में जो डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दैट इज़ ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव sp
2 से ज़्यादा sp होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने का मतलब दैट स्पीशीज इज़ वेरी वेरी लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये आपकी थी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आप उनके मैकेनिज़म्स भी कर लेंगे कि कौन कौन सी जो कुछ रिएक्शंस हैं आपकी कॉमन रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेयर फ्री रेडिकल्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की जब आप हेलोजिनेशन करते हैं तो आप देखते हैं आपके चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स आपके होते हैं, और ये रिएक्शन आपकी होती है फ्री रेडिकल इन्वॉल्व करके। देन एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होती है और दैट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल। देन बर्च रिडक्शन आप पढ़ते हैं, बर्च रिडक्शन में क्या होता है, बर्च रिडक्शन में आप एल्काइंस को सोडियम अमोनिया से ट्रीट करते हैं और आपकी ट्रांस एल्कीन्स बनती हैं। दिस रिएक्शन आल्सो इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। देन आपकी हो गई पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन आप करते हैं, एल्कीन्स कॉमन एल्कीन भी ले लो आप, इथीन, प्रोपीन, आप स्टायरीन ले लो, आप विनाइल के ले लो एस्टेट वगैरह, तो आप उनकी बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। देन फिफ्थ है आपकी एलाइलिक या बेंजाइलिक आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग NBS। NBS आपका एक बहुत ही सिलेक्टिव आपका एक कंपाउंड है, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। तो इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये जो हेलोजिनेशन करती है, ब्रोमिनेशन करती है, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर करती है। देन आप एटमॉस्फेयर पे आ जाए, एटमॉस्फेयर में आपका ओजोन का बनना भी और ओजोन की डिप्लीशन भी, जो डिप्लीशन होती है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है ओजोन लेयर की, तो दैट आल्सो इन्वॉल्व फ्री रेडिकल। ओजोन बनते भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं और ओजोन की डिप्लीशन भी आपकी फ्री रेडिकल से होती है। देन लास्ट आप कह सकते हो ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट है कि जो ईथर्स हैं आपके उनकी स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो हाइड्रोपरऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन भी आपकी फ्री रेडिकल से होती है। ये हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया इसका। ऐसे ही फ्यूरान है, अगर ये भी आपका हो जाए तो फ्यूरान में भी आपका हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है, एक्सप्लोजन हो जाती है, एक्सप्लोसिव हाइड्रोपरऑक्साइड है ये। तो ये जो कुछ रिएक्शंस हैं ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होती हैं, इन सब में फ्री रेडिकल आपके इन्वॉल्व होता है, राइट। देन लास्ट पॉइंट कि जैसे आपका कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ऐसे ही फ्री रेडिकल में भी आपके रीअरेंजमेंट हो जाता है। कार्बन आयंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता, याद रखना। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल में भी कार्बोकैटायन की तरह रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और अगर वो लेस स्टेबल स्पीशीज़ है आपकी तो वो आपकी मोर स्टेबल में चेंज हो जाएगी। सपोज करो आपकी ये स्पीशीज़ बनी किसी में, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये स्पीशीज़ आपकी किस में चेंज हो जाएगी, यहाँ आपके फ्री रेडिकल बन गया, ये आर आपका यहाँ चला गया। ठीक है, देन एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कार्बोकैटायन में भी बताया था लास्ट। अगर स्टेबिलिटी, वैसे मैंने स्टेबिलिटी में ही सारा बता दिया है आपको, कार्बोकैटायन कोई वीडियो देखिए, सारा वहाँ पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। एक मैं एग्जांपल आपको लेना चाहूँगी कि अगर आपके जो पाई बॉन्ड हैं वो सेम हैं और आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दे दिए,
देखो 3 पाई बॉन्ड इसमें थे, 3 पाई बॉन्ड इसमें थे और 3 पाई बॉन्ड इसमें है, और आपको इनकी कह दिया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको कार्बोकैटायन में भी मैंने बताया था, ध्यान रखना आपका एरोमेटिक को एरोमेटिसिटी, यहाँ पे अब यहाँ एक और पॉइंट अभी बताती हूँ। अगर आपका साइक्लिक है कंजुगेशन, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, वो ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होती है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लीनियर, एज़ कम्पेयर टू क्रॉस। तो आप देख रहे हैं यहाँ बेंजाइलिक में साइक्लिक कंजुगेशन है, ये सारा जो है आपकी रिंग में आपकी डीलोकलाइजेशन होगी इस फ्री रेडिकल की, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसमें आपकी लीनियर कंजुगेशन है, इसमें आपकी साइक्लिक कंजुगेशन है, और इसमें आप देख रहे हैं क्रॉस कंजुगेशन होगी, या तो इस तरफ या इस तरफ। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी का फ्री रेडिकल का पूछें, अगर आपके पाई बॉन्ड सेम है तो आपने क्या देखना है कि उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन हो रही है, लीनियर हो रही है या क्रॉस हो रही है। ठीक है, एक और बात फाइनल कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उस फ्री रेडिकल्स में एरोमेटिसिटी का कोई लेना देना नहीं होता। आपने देखा था कार्बोकैटायन और कार्बन आयन में हमने जो स्पीशीज़ आपकी एरोमेटिक हो गई थी उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दिया था, और जो आपकी एंटी एरोमेटिक थी वो आपकी अनस्टेबल हो गई थी और एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। यहाँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का जो है एरोमेटिसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब कि इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब एंटी एरोमेटिक का मतलब 4n। तो n की वैल्यू आपकी चाहे कुछ भी हो, आप देखेंगे कि जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो इवन होगा आपका एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक स्पीशीज़ में। लेकिन आपको पता है फ्री रेडिकल आपके क्या हैं, फ्री रेडिकल आपके ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम अब ट्रोपाइलियम आयन की बात करें तो ट्रोपाइलियम आयन जो है आपका, इसकी स्टेबिलिटी को यहाँ कोई इस फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि फ्री रेडिकल आपके ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होती हैं, और अगर आप एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी देखते हैं तो वहाँ आपके हमेशा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन फाइनली मैं ये भी कहूँ आपको, अगर आपकी जो डिफरेंट फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी देखना है तो आप उनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हो ना, होमोलिटिक बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव जो है कैरेक्टर आप इसको सारे को इन फैक्टर से नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो जितनी ज़्यादा आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिएगी, उसका मतलब ये है कि ये आपका उतना ही कम स्टेबल होगा। अगर ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो मीन्स ये स्पीशीज़ जो बन रही है आपकी वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, जिसमें मैंने आपको सारा कि क्या फ्री रेडिकल होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप उनको जनरेट कर सकते हैं, क्या उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं जहां फ्री रेडिकल आपके इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा मैंने आपको डिटेल में बताया। थैंक्स।